नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। इस समय की जो बड़ी खबर है वो खबर पार्लियामेंट की जेपीसी यानी कि संयुक्त समिति जो एक बनी थी वक्फ बोर्ड जो वक्फ बिल है उसको लेकर। तो आज उसका आखिरी दिन माना जा रहा था और ऐसा अंदेशा है कि इसको बजट सत्र में इसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। लेकिन आज जो हुआ वो एक बार फिर से लोकतंत्र के काले अध्याय को सामने लाकर खड़ा कर देता है और आज 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जी हां, मैं बात कर रही हूं उन सारे नेताओं की जो कि वक्फ बिल पर बनी हुई जो जेपीसी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके सदस्य थे। और उनका ये मानना है कि जो चेयरमैन है जगदंबिका पाल, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो अपने आप को उप प्रधानमंत्री या उप गृह मंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कोई भी विपक्षी सांसद की बात नहीं सुनी। और जिन सांसदों में जिनको निलंबित किया गया है उसमें टीएमसी के कल्याण बैनर्जी, मोहम्मद जावेद कांग्रेस से, ए राजा डीएमके, असदुद्दीन ओवैसी एआईएएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन कांग्रेस, मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी, एम अब्दुल्ला डीएमके, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी और नदीम उल हक टीएमसी और इमरान मसूद कांग्रेस। ये वो सारे नेता हैं, 10 एमपीज हैं जिनको की निलंबित किया है। अब निलंबित सांसदों ने आरोप लगाया है कि बैठक में अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल रहता है। शुक्रवार को भी कमेटी के चेयरमैन ने किसी सदस्य की बात नहीं सुनी। और टीएमसी सांसद, मैं कल्याण बैनर्जी को कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या कहा है, जेपीसी बैठक एक अघोषित इमरजेंसी की तरह चलाई जा रही है। अध्यक्ष किसी की नहीं सुनते। कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल भाजपा सांसद सोचते हैं कि वे ही उप प्रधानमंत्री हैं और उप गृह मंत्री। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सब पूरी तरह से दिखावा है। हमें बताया गया था कि 24 और 25 जनवरी को बैठक होगी। अब आज शुक्रवार की बैठक के लिए एजेंडे को ही बदल दिया गया। जेपीसी में विपक्षी सदस्यों का इस बात पर जबरदस्त ऐतराज है कि बिना पूर्व सूचना एजेंडा बदल दिया जाता है। शुक्रवार को भी यही हुआ। करीब 11 बजे सदस्य जब बैठक के लिए पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बैठक का एजेंडा बदल दिया गया है। और विपक्षी सदस्यों ने कहा कि नए एजेंडे और मसौदे में प्रस्तावित बदलाव पर उन्हें रिसर्च करने का समय नहीं दिया गया। इस घटनाक्रम से सरकार की मंशा को समझा जा सकता है। वो तमाम प्रस्तावों में मनमाना बदलाव करके इस विवादित विधेयक को पास कराना चाहते हैं, ऐसा कल्याण बैनर्जी ने कहा है। और अब आपको ये भी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दे कि वक्फ की जो जमीनें हैं उनका जो नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। तमाम राज्यों, खासकर यूपी में वक्फ जेपीसी बैठकों के दौरान बीजेपी पूरा एक नैरेटिव तैयार कर रही है। लखनऊ में 2 दिन पहले हुई बैठक के दौरान यूपी की बीजेपी सरकार ने जो नजरिया पेश किया उसे मीडिया में खूब उछाला गया। सरकार ने जेपीसी को बताया कि राज्य में 78% वक्फ की जमीनें सरकारी हैं। यहां तक कि उसने लखनऊ में ऐतिहासिक छोटे और बड़े इमामबाड़े, अयोध्या में बेगल के महल को भी सरकारी प्रॉपर्टी बता दी, जबकि ये सारी ऐतिहासिक प्रॉपर्टी ब्रिटिश काल से ही वक्फ संपत्तियां रही हैं जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। अब जाहिर सी बात है कि इस समय दिल्ली में चुनाव है। पूरी चुनाव को एक तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है उसकी रिपोर्ट को बजट सत्र के पहले ही लीक कर दिया जाए। आज इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर शशि शेखर सिंह। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ मीडिया एनालिस्ट हैं सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर सिंह से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर सिंह, ये जो अघोषित इमरजेंसी की जेपीसी के उठाकर 10 के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मॉनसून सेशन में 141 एमपीज को निकालकर बाहर कर दिया गया था। मार्शल्स आए थे, उनको उठा दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। आज फिर से एक बार जेपीसी के अंदर हम इसका रीरन देख रहे हैं। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, इनकी कार्य प्रणाली तो वही है ना, चाहे पार्लियामेंट में स्पीकर करते हैं या फिर जो है वो जेपीसी में जो इनके चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल जी वो करते हैं। वर्किंग एक प्रकार की है। और देखिए, वर्किंग जो है किसी सोच से बनती है। आपकी दृष्टि क्या, आपकी सोच क्या है, और उसी के अनुसार से जो है आपकी वर्किंग बनती है। तो यदि आप मानते हैं कि प्रतिपक्ष जो है वो आपके शत्रु हैं, विपक्ष में बैठे हुए नेता शत्रु हैं, तो वो संसद में हो या जेपीसी में हो,
अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति में भी आप देखेंगे तो प्रतिपक्ष के प्रति अगर आपका एटीट्यूड ये है तो ये एक मुश्किल पैदा करेगा। अब रही बात, यहां तो एक और चीज है कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के या उससे संबंधित जो जेपीसी बनी है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन के प्रति तो उनकी दृष्टि पहले से ही दूसरी है। वो मान के चलते हैं कि ये जमीन जो है सरकारी है और इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है या उन्होंने किसी प्रकार से नियंत्रण में ले लिया है, तो कैसे उस जमीन को उनसे मुक्त कराया जाए। अब देखिए इसमें तमाम सारी बातें, और इसका पूरा जो कलर है वो सांप्रदायिक कलर है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सांप्रदायिक कलर है, और चूंकि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की संस्था है, तो इसलिए उस संस्था के संबंध में यद्यपि उसमें सरकारी नुमाइंदगी और सब कुछ है, लेकिन उनकी संस्था होने की वजह से उन्हें लगता है कि ये जमीन कहीं ना कहीं मुसलमानों ने या मुसलमानों के लिए कब्जा कर लिया गया है, नियंत्रण में कर लिया गया, और वो सरकारी जमीन भी उसमें शामिल है। अब ये बात कहना कि 70% या 78% जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, तो इसका अर्थ ये होता है ये पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है। और ये जो नैरेटिव है उसके पीछे लॉजिक वही है, मुस्लिम का होना, मुस्लिम से संबंधित बोर्ड का होना, मुस्लिम से संबंधित जमीन का होना, तो ये पूरा का पूरा सांप्रदायिक मामला है। और चूंकि आप देखिए एक बहुमतवादी दृष्टि को कैसे यहां थोपने की कोशिश हो रही है, और उसी बहुमत वाली जो 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 संप्रदाय है उसको एडजस्ट करने की भी कोशिश है, वही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये तमाम सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो आज जो कुछ भी घटित हुआ जेपीसी में, उसी का एक रिफ्लेक्शन है, उसी का प्रतिबिंब है कि उन्होंने कैसे 10 सदस्यों को, और ये तमाम सदस्य जो प्रतिपक्ष के हैं, अब जरा देखिए कि जेपीसी जो ज्वाइंट संसदीय समिति है उसमें प्रतिपक्ष के 10 सदस्यों को निकाल दिया गया। एजेंडा बदल देना, एजेंडा आप कैसे बदल सकते हैं? जेपीसी संसदीय समिति है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति है, इसमें एजेंडा कैसे बदल देंगे? और चेयरपर्सन को इतना अधिकार या चेयरमैन को इतना अधिकार तो नहीं है कि वो एजेंडा बदल दें, सदस्यों की ना सुने। तो इस जो पूरा का पूरा ये अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, और इसीलिए ये आज जो कुछ हादसा ही कहूंगा मैं, ये हादसा है, और हादसा इस रूप में है कि आप पहले से प्लान करते हैं कि हादसा होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा करें, इनको हम सस्पेंड करें, और फिर ये कहने की कोशिश करें कि देखिए ये तो जेपीसी को काम करने नहीं देना चाहते, और उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के आरोप लगा दीजिए। अब मार्शल को बुला करके सदस्यों को, जी 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 बोलिए, मैं सब कुछ पूछती। नहीं, मैंने कहा मार्शल तक का अगर उपयोग कर रहे हैं आप, तो ये क्या सिद्ध करता है? देखिए आप, कमाल की बात है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जेपीसी के मेंबर्स हैं, उनको सस्पेंड करते हैं और फिर मार्शल को बुला करके उनको हटाने की कोशिश होती है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो बहुत साफ है, ये कम्युनल एजेंडा को जो है थोपने की कोशिश कर रहे हैं और अपने उस मेजॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे ये बातें कर रहा हूं कि ये एक घटना है कि आज जो कुछ जेपीसी में घटित हुआ, पहले भी जिस प्रकार की बातें हुई जेपीसी की मीटिंग में, वो भी आप देखिए जरा पीछे जाकर के अक्टूबर और तमाम। एक और बात मैं सिर्फ यहां कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है कम्युनल एजेंडा इनका, अभी देखिए दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव में किस प्रकार से उनको लग रहा है कि बात उनकी कुछ बन नहीं रही है, बात नहीं बन रही है, तो एक ही उनके पास जो विकल्प है, वो विकल्प है कि किसी प्रकार से दिल्ली के जो हिंदू मतदाता हैं उनको कैसे वो कन्विंस करने की कोशिश करें ताकि जो है वो चुनाव में जीत हासिल कर पाए। तो ये है, मशीनरी वगैरह का तो दुरुपयोग है, वो अपनी जगह है। मैं एक बात यहां सिर्फ कहना चाहता हूं कि अभी देखिए 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आप जानते हैं कि सब जगह दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेज में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विभिन्न प्रकार के सुंदरकांड और कई प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं, चुपके चुपके सारा कुछ किया जा रहा है। लखनऊ में वहां के कुलपति और तमाम लोगों ने इसी प्रकार का आयोजन किया है। अब सोचिए कि संस्थाओं में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, ये क्या प्रमाणित करता है? बहुत प्रमाणित साफ करता है कि किस प्रकार से एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनका षड्यंत्र है, उसको पहले वो बिना कानूनी परिवर्तन के जमीन पर वो लाना चाहते हैं। कि देखो प्रैक्टिस में तो संस्थाओं में यही हो रहा है, तमाम जगहों पर यही हो रहा है, तो उसी का ये रिफ्लेक्शन जेपीसी में भी जो कुछ आज घटित हुआ है, मैं मानता हूं कि उसी का रिफ्लेक्शन है। इसको उसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार के संसदीय परंपराओं में, संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों में इनका कतई विश्वास नहीं है।
ये जगदंबिका पाल वही हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में होने के बाद कैसे वो मुख्यमंत्री भी बन गए थे और किस प्रकार से उस समय सदन में बहुमत प्रमाणित करने के लिए इनके कई सदस्यों ने दो दो हाथ उठा दिए। अब जरा याद कीजिए पुरानी बातें। बट एनीवे, ये वही जगदंबिका पाल हैं जो बीजेपी में हैं और इनकी ये करतूत सामने आ रही है। जी मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो डेवलपमेंट है 10 सांसदों को निलंबित करने का, वो भी जेपीसी से, ये क्या दर्शाता है? मंशा क्या है यहाँ पर? क्या दिल्ली चुनाव का ध्रुवीकरण, या फिर ये बताना कि देखिए हम जैसे चाहेंगे जिस फॉर्म में जाएंगे, हम वक्फ बिल की जो रिपोर्ट है वो अब हम किसी भी तरीके से पेश करेंगे, हमें आपके सुझाव की जरूरत नहीं है? क्या आज ये संदेश एक तरीके से ऑपोजिशन को दिया गया है जगदंबिका पाल द्वारा? नहीं, मेरे ख्याल से ये भाजपा का संदेश है कि संदेश क्या, भाजपा को की अनुभूति है कि भाजपा काफी मजबूर है। मैं दर्शकों को बता दें कि जेपीसी क्यों बनती है और जेपीसी क्यों नहीं बनती है। जैसे उदाहरण के लिए पिछले बार जो मोदी सरकार थी जिसके पास 300 सीट था, उसमें एक बार भी उन्होंने जेपीसी का गठन नहीं किया। यहाँ तक कि जब उनको 3 कानून लाने थे किसानों के ऊपर, जिसको बाद में काले कानून कहे गए, उसको भी जेपीसी के अंतर्गत नहीं लाया गया। होता यह है कि जब किसी पार्टी के पास बहुत ज्यादा बहुमत होता है तो वो कोई भी कानून लाती है और उसको वो पास करने के पास उसके पास ताकत होती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो उसे पता है कि वो किसी सदन में कोई बिल लाएगी, तो क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए कई बार उन्हीं की उस पार्टी के सहयोगी सदस्य भी उसके विरोध में जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें पता है कि नीतीश कुमार हालांकि एनडीए के सदस्य हैं, मोदी जी के सरकार को दिल्ली में केंद्र में समर्थन करते हैं, लेकिन मणिपुर में उन्होंने बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो जब जब इस तरह की स्थिति आती है कि सरकार कोई बिल लाना चाहती है लेकिन उसके पास बहुमत नहीं होता, तो वो कोशिश करती है कि उसको एक जेपीसी में भेज दे। जेपीसी मतलब कुछ चुने हुए सांसद होते हैं अपनी अपनी हर पार्टी की संख्या के अनुसार, ताकि वो उस मसौदे पर चर्चा करके अपनी अपनी पार्टी को कौन से शब्द सूटेबल हैं, समर्थन किस आधार पे दिया जा सकता है। तो एक तरह से जो मसौदा आता है उसमें रद्दोबदल होती है, उसमें एडिटिंग होती है, कई बार उसको तो वाटर डाउन किया जाता है। तो मोदी सरकार इससे पहले जो 2 बार सरकार रही, दोनों बार उसको 272 से ज्यादा सीटें थी, एक बार भी उसने जेपीसी नहीं किया क्योंकि उसको लगा मेरे पास बहुमत है। उन्होंने काले कानून भी ले आए, उन्होंने रात में 8 बजे देश में नोटबंदी भी लगा दी, रात में 8 बजे आके लॉकडाउन भी लगा दिया। लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है, सबको पता है इनके पास अपनी संख्या 272 की नहीं है, वो खुद बैसाखी पर खड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा के साथ कि भाजपा की आर्थिक नीतियों के चलते इस देश में आर्थिक मंदी के दौर से ये देश गुजर रहा है। हमको सबको पता है, घर में भी आप हर व्यक्ति ऐसे कई लोगों को जानता है कि जब आर्थिक मंदी आती है, जेब टाइट हो जाती है, तो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी पैतृक संपत्ति, जो पुरानी संपत्ति होती है, उसको बेच के किसी तरह अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। और सबको पता है कि भाजपा के पास अब ये दिक्कत ये है कि क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हो गई है, तो वो कोशिश कर रही है कि धारावी जैसा स्लम बंबई में हो या वक्फ की जमीनें हो, उनको किसी तरह सरकार अपने हाथ में लेके उसको बेच के मोनेटाइज करके अपनी पैतृक संपत्ति बेच दें। और सबको पता है कि अगर आपको किसी की जमीन हथियाना है, हम सब लोग जानते हैं, ऐसे चीजों को हम जानते हैं कि कहीं पर अगर आपको किसी को कोई जमीन हथियाना होता है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उसमें एक किसी भगवान की या किसी भी धर्म की एक मूर्ति रख दीजिए, उसके आसपास आप खड़े हो जाइए, तो उसके उसके हाँ, नहीं सिद्धार्थ, लेकिन जो सरकार का इरादा है इस वक्फ बिल के जरिए, ये तो बहुत साफ है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद जो भी मुस्लिम परिवार अपनी ही वक्फ संपत्तियों की देखरेख कर रहे हैं, उन्हें उजाड़ दिया जाएगा। क्योंकि बिल में इस बात का प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम किसी भी वक्फ की संपत्ति को सरकारी घोषित कर सकता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उस दिन का सबको इंतजार करना होगा कि अगर ये कानून बन गया तो क्या बड़े पैमाने पर बुलडोजर पूरे देश में चलेंगे। मैं प्रोफेसर सिंह के पास आती हूँ उसी बात को लेकर, और फिर मैं वापस सिद्धार्थ के पास आऊंगी। प्रोफेसर सिंह, अगर ये बिल बिना किसी विपक्षी दल की राय के बिना लिए और अगर ये कानून बन जाता है तो क्या कहा जाएगा? क्या पूरे देश में अब मोदी जी बुलडोजर ही चलाएंगे? जहां जहां भी वक्फ प्रॉपर्टी है सबको उजाड़ो, उजाड़ना ही क्या मेन मंशा इसकी?
देखिए मंशा तो वही है, किसकी जमीन किसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना है, ये तय है उनके पास। और इसलिए जो है वो मान के चलते हैं कि ये बुलडोजर उनका जो है एक सहारा। देखिए बुलडोजर के माध्यम से वो एक संदेश भी देने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने उन्हें उस संप्रदाय को सबक सिखा दिया, और बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखो इस संप्रदाय को हमेशा से जो है संतुष्ट करने के लिए जो तुष्टिकरण की नीति आप जानते हैं कि किस प्रकार की। तो सवाल है कि ये संदेश ये देने की कोशिश करते हैं, फिर तमाम तरह से इसको वो फैलाते हैं, ये झूठी खबरों को लगातार फैलाते हैं और लोगों के मन में डर भरते हैं और लोग उसी को सत्य मान लेते हैं। तो अभी भी यही कोशिश है, क्यों नहीं कर सकते। मैंने जैसा कहा और भाई सिद्धार्थ भी कह रहे थे कि आप देखिए किसी की जमीन को हथियाना है तो आप इस प्रकार से जो है वो षड्यंत्र करेंगे। संसद के द्वारा अगर इसे आप ज्वाइंट संसदीय कमेटी के रिकमेंडेशन को, भले उसमें जो है जो मेंबर सस्पेंड कर दिए गए हैं उनके बिना भी आप एक फैसला कर लेंगे, फिर उससे जो है बजट सत्र में जो है संसद में ले आएंगे। यद्यपि वो पारित होगा उस रूप में अभी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो एनडीए के पार्टनर से वो क्या करेंगे, लगता है कि जेडीयू और इन सबको सोचने की आवश्यकता है, लेकिन भरोसा भी आप नहीं कर सकते, उन पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं कि वो कहीं न कहीं इसी प्रकार की धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से जो है सोच करके इस विधेयक पर भी कोई फैसला करेंगे। लेकिन ये तय है, चलिए तो आगे का समय बताएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जेपीसी में कार्य कर रही है, जिस प्रकार से सदस्यों को सस्पेंड किया गया और जिस प्रकार से अगर ये विधेयक पारित होकर के कानून बन जाएगा तो निसंदेह जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो जब चाहेंगे उसे सरकारी संपत्ति घोषित करके और फिर उसे जो चाहे। और ये जो बात हो रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो देश की आर्थिक स्थिति है, तमाम देखिए कि डॉलर के जो है लगातार जो है करेंसी का मूल्य जो है गिरता जा रहा है, डॉलर के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण जो अर्थव्यवस्था पर दबाव बनता जा रहा है। अमेरिका में जिस प्रकार से ट्रंप के आने के बाद कुछ और दबाव भी बढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये तमाम साजिश चल रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की जो साजिश कर रहे हैं वो तो है, लेकिन कोशिश ये है कि किसी प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर कितने तरह के हमले हो सकते हैं, जितने तरह से उन्हें भारत में भारत के समान नागरिक न मानने की कोशिश हो सकती है वो करें। ये पूरी तरह से एक कम्युनल एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और ये सरकार ये करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को जो है इस देश की जनता कितना समझेगी नहीं समझेगी, मीडिया जिस प्रकार से झूठ को फैलाने की कोशिश करती है, खास करके मैं उस मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, तो जनता के अंदर जो है बिल्कुल गलत खबरें पहुंचती हैं और इसका परिणाम यह निकलेगा ये देश में जितना संभव हो सकेगा आर्थिक जो परिस्थिति है वो तो अपनी जगह है, सांप्रदायिक तनाव को पैदा करके और लोगों के बीच में नफरत फैला करके और कहीं कहीं अपने एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा को ये आगे बढ़ाने की कोशिश है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल। अब हाँ, थैंक यू सर। सिद्धार्थ, अब अंत में आपसे कमेंट लूंगी कि इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी गई, चेयरमैन जो है वो तैयार नहीं है, ऑपोजिशन को कुछ समझ ही नहीं रहा, उठा के सीधा सस्पेंड कर दिया गया। और दूसरा कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखी हुई है एक साफ लाइन, उसमें लिखा है कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक आखिर किस हड़बड़ी में पास कराना चाहती है, जबकि केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो या राज्यों के वक्फ बोर्ड वो सरकार के ही अधीन काम करते हैं। लेकिन जिस तरह वैष्णो देवी मंदिर, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, सोमनाथ प्रबंध समिति के अलावा असंख्य हिंदू मंदिरों के कामकाज अगर हिंदुओं के हवाले है ताकि वहां सब ठीक से काम होता रहे, तो वही स्थिति बिल्कुल वक्फ बोर्ड की भी है। लेकिन सरकार को सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही करप्शन दिख रहा है। तो बोर्ड में मुस्लिमों को इसीलिए रखा गया कि वे अपना काम सुचारू रूप से चला सके। तो यहाँ पर क्या ये दोनों जो सरकार के मतलब है मुझसे दो रहे, एक तो उनको संसदीय लोकतंत्र चाहिए नहीं, जेपीसी वो खत्म करना चाहते हैं, एक तरीके से वो चाहते ही नहीं है कि जेपीसी रहे, पहला सवाल ये। और दूसरा कि मुसलमानों को जो द्वैम दर्जे की जो फीलिंग है कि भाई ठीक है आप अपनी भी प्रॉपर्टी अपने आप देख रेख नहीं कर सकते। तो ये दोनों मंशा है और दोनों चीजें सिद्ध करती है सरकार इससे। जी, एक चीज तो इस देश में बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा, मैं यहाँ पर एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा अपने आप में अंबेडकर विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, गांधी विरोधी भी है, अल्पसंख्यक विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है,
शिक्षा विरोधी भी है। तो ये चीज भाजपा है भी और स्पष्ट होके वो बताती भी है। लेकिन ये बात भाजपा के समर्थक दलों पर लागू नहीं होती, खास करके जो क्षेत्रीय दल हैं। उदाहरण के लिए आज जो भाजपा की सरकार केंद्र में है, वो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर है। वो उनकी एक बहुत बड़ी बैसाखी है और चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट बोला हुआ है कि हम आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। तो मुझे बताइए, मेरे ख्याल से हुआ ये है कि ये जो जेपीसी की मीटिंग हुई, इसमें स्पष्ट हो गया कि जो विपक्षी दल थे या जेपीसी जिस तरह का एक मसौदा प्रस्ताव भाजपा चाह रही थी, वो पास नहीं हो रहा था। अब वो रिपोर्ट अगर परसों सदन में जाएगी तो भाजपा की बहुत फजीहत होने वाली थी। इसीलिए कोई बहाना बना के अंतिम 2 बैठकें हैं, ये बैठक ठीक से हो नहीं पाई करके इसको सदन में फिर लाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से बिल्कुल अब स्पष्ट है कि भाजपा के पास इस देश में आज इतना बहुमत लोकसभा में नहीं है कि वो किसी भी तरह का जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण की इच्छा करना, ध्रुवीकरण के सपने देखना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने सच नहीं होते हैं। भाजपा के पास अब इतनी ताकत नहीं है, न तो जेपीसी में है, न तो लोकसभा में है कि वो इस तरह के किसी भी तरह के ध्रुवीकरण के कानून को वो पास कर सके। भाजपा को भी ये पता है, जेपीसी में वो दिख गया, इसीलिए वो अगर रिपोर्ट आ जाती तो उसको लोकसभा में रिपोर्ट के साथ ही वो मसौदा गिर जाता। इसीलिए उस फजीहत से बचने के लिए उन्होंने एक दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, अगले दिन कुछ दूसरा एजेंडा लाएंगे ताकि हम ये जेपीसी की बैठक ठीक से नहीं हो सकी ऐसी एक रिपोर्ट देंगे। क्योंकि भाजपा को पता है कि इस तरह की जब वो प्रस्ताव लाएगी ध्रुवीकरण का, तो कोई भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो भाजपा का समर्थक ही क्यों ना हो, वो एनडीए का भी क्यों नहीं हो, सबको पता है कि जब काले कानून आए थे, किसान कानून आए थे, तो सबसे पहले भाजपा के साथ विद्रोह करने वाली उनकी सालों पुरानी जो पार्टी थी शिरोमणि अकाली दल, जो हमेशा भाजपा का समर्थन की थी, उसी ने उनका हाथ खींच लिया। तो भाजपा के साथ हमको ये समझना है कि भाजपा बिल्कुल खुल के अंबेडकर का विरोध करती है, बिल्कुल खुल के गांधी जी का विरोध करती है, बिल्कुल खुल के महिलाओं का विरोध करती है, बिल्कुल खुल के अल्पसंख्यकों का विरोध करती है, बिल्कुल खुल के वो आरक्षण का विरोध करती है। लेकिन उनके सहयोगी दल ये सब चीजें नहीं करते हैं और भाजपा आज इस तरह की ताकत में बिल्कुल नहीं है कि वो इस तरह का करे। इसीलिए इसको कहते हैं ना, इशू को डाइवर्ट करना, कंफ्यूज करना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना, ये सब कर रही है। हालांकि जैसे शशि सर ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि ये जब मसौदा बजट सत्र में आएगा, या ये भी हो सकता है कि भाजपा बोले कि इस पर जेपीसी में सहमति नहीं बनी, इसीलिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। क्योंकि सबको पता है, जैसे 1998 में, जिस समय 1999 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे। लालकृष्ण आडवाणी उस समय नई दिल्ली सीट से जीतते थे, तो उन्होंने उप प्रधानमंत्री के नाते एक प्रस्ताव लाया था लोकसभा में कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, लेकिन वो पास नहीं किया, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो कभी कभी आप प्रस्ताव लाके उसको ठंडे बस्ते में भी डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से वक्फ, ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक होता है आइडियोलॉजिकल इश्यूज, एक होता है प्रैक्टिकल इश्यूज। भाजपा के पास अब इतना ताकत, इतना बल नहीं है कि आने वाले 5 सालों में वो सरकार को किसी भी आइडियोलॉजिकल बिल को लाके वो पास करे। वो कुछ प्रैक्टिकल बिल को लाएगी तो हो सकता है उनको समर्थन मिल जाए, लेकिन आइडियोलॉजिकल बिल को समर्थन अब नहीं मिलेगा। चलिए, तो काफी कुछ इस पर हो गया है। तो आज एक तो मुसलमानों को टारगेट तो किया ही जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको एक द्वैम दर्जे की का एहसास कराया जा सके। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि संसदीय लोकतंत्र ये सरकार को नहीं चाहिए और इसीलिए लगातार पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है। और अब जेपीसी में भी ये बातें होने लगी। अब आप ये सोचिए कि जेपीसी वो रिसोर्ट होता था कि चलिए जो बातें संसद में नहीं हुई हैं कम से कम वो मिल बैठकर जेपीसी में हो जाएंगी। अब जो जेपीसी की गुंजाइश थी वो भी सरकार ने खत्म कर दिया है। मुझे तो लगता है कि मंशा मैं इसको इस तरह से रीड करती हूं कि सरकार को जेपीसी चाहिए ही नहीं और उन्होंने जानबूझकर इस तरीके का कदम उठाया ताकि जेपीसी को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए और जो आए सब विपक्ष को सस्पेंड कर दो, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सिंह, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।